डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी डूइंग साइकियाट्री टुडे। एंड साइकियाट्री का लेक्चर हम फर्स्ट एड से ही करेंगे, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं हम उनको स्टडी करेंगे। जब सीएनएस की एक्टिविटी डिप्रेस्ड होगी, इसमें डिप्रेशन कॉज करने वाले कौन से हमारे पास साइकोसिस हुआ या एक पेशेंट मेनिक स्टेट में चला गया, कुछ जो है फैमिली में रन करने वाली डिजीजेस होती हैं, फैमिलियल होती हैं कुछ डिजीजेस एटसेट्रा। सो साइकियाट्री में एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर किसी डिजीज के साथ कोई स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एक बंदा है, वो शिफ्ट हुआ पाकिस्तान से किर्गिस्तान में, उसका एडमिशन हुआ और वो जब से किर्गिस्तान में आया उसके बिहेवियरल चेंजेस हैं, परेशान रहता है, फोकस नहीं कर पाता, उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट तरह की चेंजेस आई हैं और अगर वो चेंजेस लेस देन 3 मंथ तक रहें तो उसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और अगर ये ग्रेटर देन 3 मंथ हो जाती हैं, यू कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज। रेट्रोग्रेड अमनीसिया क्या है? यू कैन नॉट रिकॉल, इसको आप कहेंगे कि इंटेरोग्रेड अमनीसिया, क्योंकि हिप्पोकैम्पस न्यू मेमोरीज को फॉर्म करता है। क्या करते हैं? न्यू मेमोरीज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोई बंदा बता सकता है व्हाट इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम? अल्कोहलिक्स के अंदर होता है, उनके अंदर थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से। प्लस आपका सेरिबेलम भी इन्वॉल्व होने लग जाता है और बैलेंस का इशू होने लगता है। प्लस इसमें आपके पास मेमोरी बॉडीज लिम्बिक सिस्टम की जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं। तो एक ट्राइएड होता है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम में, उसको कहते हैं ऑफ्थेल्मोपैथी। एंटेरोग्रेड अमनीसिया होगा। आप मुझे बताएं, एंटेरोग्रेड अमनीसिया जो है, इसकी वजह से वो न्यू मेमोरीज नहीं बनेगी या पुरानी मेमोरीज रिकॉल नहीं कर पाएगा। और तीसरा गेट डिस्टर्बेंसेस, ये एक ट्राइएड आपको देखने को मिलता है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम का, और ये अल्कोहलिक्स के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलता है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी कॉज क्या है, तो इसकी कॉज है थायमीन डेफिशिएंसी। थायमीन विटामिन बी कौन सा है? B1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास सबसे पहले आते हैं मूड डिसऑर्डर्स, क्योंकि मोस्ट कॉमनली आप जो लाइफ में देखते हो वो मूड डिसऑर्डर्स ही देखते हो। मूड डिसऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक पेशेंट के जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वीक्स तक हो। अब इस पे आप लेबल नहीं कर दोगे, वंस अगेन आप एनहिडोनिया पे आप लेबल नहीं कर दोगे कि डिप्रेशन है, ठीक है। एनहिडोनिया बेसिकली मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी का कर्जा देना है और वो उस वजह से गैदरिंग नहीं जा पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है उसको डिप्रेशन है, ठीक है। सो एनहिडोनिया इज जब वो वॉलंटरली विथड्रॉ करता है फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज और दोस्त इन व्हिच ही यूज्ड टू डू नॉर्मली। अब क्या होगा? ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5/9 सिम्टम्स फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वीक्स। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जनाब? तो आप एक निमोनिक लिखो, और ये निमोनिक आपके पास फर्स्ट एड में भी लिखा होगा। या इंक्रीज एपिटाइट, यानी कि एपिटाइट की चेंज होगी, कुछ वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। देन पी फॉर साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब होता है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, वो चेंज हो जाए या पेशेंट में एजिटेशन हो जाए। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क फ्रॉम दैट पेशेंट? गेस व्हाट वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, आप ये पूछेंगे, अच्छा तुमने सुसाइड का कोई प्लान किया हुआ है? अच्छा खाने में कोई तब्दीली तो नहीं आई आपकी, ठीक है, गुस्सा ज्यादा तो नहीं आता है आपको, या कभी कोई आप सुसाइड का, अगर वो खुद नहीं बता रहा तो खुद नहीं पूछ लेना कि वो आप सुसाइड करने का दिल करता है या नहीं करता। एनीहाउ यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, आपको पता चल जाएगा। और आखिर में एनहिडोनिया आपके पास एक बज़वर्ड है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से डिमेंशिया हो जाता है। व्हाट इज डिमेंशिया? सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछेगी डिप्रेशन की, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोज तो आपने कर लिया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमेशा डिप्रेशन की रहेगी, फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन क्या है? ये सवेयर डिप्रेशन के लिए या एटिपिकल डिप्रेशन विद एटिपिकल फीचर, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए फिर आप यूज करते हैं, हमारे पास जो आती हैं अदर ड्रग्स, दे आर एमिट्रिप्टाइलिन पहले यूज की जाती थी। इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत हैं। ये सिर्फ बेसिकली एंटी डिप्रेशन के तौर पे काम नहीं करती, एंटी मस्कुलिनिक एक्टिविटी होती है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है इनकी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लगती है, यूरिनरी रिटेंशन होने लगती है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर जो है वो सेडेशन होने लगती है। तो ये इस वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, अगर एक बंदे में डिप्रेशन और चीजें क्या है, अच्छा मैं डिप्रेशन विद एटिपिकल फीचर मैंने आपको बताया, कोई बंदा बता सकता है डिप्रेशन विद एटिपिकल फीचर का क्या मतलब है? उसमें ट्रांजिएंट इंप्रूवमेंट भी आ जाती है कभी कभी, ठीक है, रिएक्टिविटी। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी सीबीटी और एसएसआरआई जो है, और रेसिंग आइडियाज उनके दिमाग में बहुत। तो अब अगर पेशेंट को एक एपिसोड डिप्रेस की हो, एक एपिसोड मेनिया की हो, इसको कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं हम? बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और एक और मेनिया के साथ एक और चीज होती है, हाइपोमेनिया। अब हाइपोमेनिया में ये सिम्टम सेवेरिटी में इतने ज्यादा नहीं होते जितने मेनिया के अंदर हैं। और हाइपोमेनिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट में बस सिंपली यूं समझे आप कि उसके अंदर इंक्रीज एनर्जी होती है, इंपल्सिविटी होती है, लेकिन बाकी सेवेरिटी नहीं होती उसके अंदर, एजिटेशन शायद उतनी ना हो, इनके थोड़े से कम सिम्टम हो। तो मेनिया की आपको समझ आ गई, डिप्रेस मूड वाज या डिप्रेस स्टेट वाज लो मूड एंड एनहिडोनिया। एंड मेनिया का मतलब ये हो गया कि पेशेंट हैज गॉट इंपल्सिविटी, पेशेंट हैज गॉट डिस्ट्रक्टिबिलिटी, एजिटेशन, डिक्रीज नीड ऑफ। तो बेसिकली ऐसे कोई खास फर्क नहीं है इनमें, बट एक में मेनिया है, एक में हाइपोमेनिया है, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि अ पेशेंट हु हैज गॉट मेनिया प्लस डिप्रेस मूड इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि पेशेंट के लिए ड्रग्स कौन सी यूज करते हैं हम।
आपने देखे कभी-कभी ये कुछ लोग ना पिल्स यूज़ करते हैं एंड देन दे गो टू डिस्को और फिर उसके बाद वो अजीब-सी उनकी एक एनर्जी होती है कोई और बहुत वो उनका रेसिंग माइंड होता है, उनको बहुत से आइडियाज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? रेसिंग आइडियाज़ होते हैं पेशेंट को और पेशेंट को अपना बहुत अच्छा लग रहा होता है, ठीक है? इंक्रीज़्ड फीलिंग ऑफ बीइंग गुड भी होता है इसमें, ठीक है जी? अच्छा, डॉक्टर साहब इतना अब आई डोंट नो अबाउट दोज़ ड्रग्स बट इफ दे आर इन ड्रग फॉर्म तो ज़रूर उनपे कोई ना कोई ट्रायल चल रहा होगा बट लिथियम इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है जी? Like SSRI and cognitive behavioral therapy, they are the first line management for a major depressive disorder. इसकी रीअपटेक को SSRI इनहिबिट करते हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है? तो कैसे डायग्नोज करोगे आप पोस्टपार्टम ब्लूज को? कि पोस्टपार्टम ब्लूज कभी भी 2 वीक से ज्यादा कुछ पेशेंट्स में क्या होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है इन पोस्टपार्टम पेशेंट। तो उनमें डिप्रेशन का क्राइटेरिया वही रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वीक्स। अच्छा सीबीटी है क्या है बेसिकली देखिए डॉक्टर साहब सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप सेशन प्लान करते हैं पेशेंट के साथ हर 3 दिन के बाद और उसकी बेसिकली क्या करते हैं आप उसकी मेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। मेंटल इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है मेरी कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि उनके अंदर की नेगेटिविटी जो है इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर आप क्या करते हैं कि जो उनके जो डिफरेंट पॉजिटिव आइडियाज है उनको रीइंफोर्स करते हैं। आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने तरीके से किसी तरीके से उनका जो द वे दे थिंक वी शुड चेंज दैट थिंग, ठीक है? या हम उनको Yes, सर sir. हमें एंग्जाइटी है हमें हमें आई डोंट नो व्हाई वी हैव fantasized this thing so much. I really care about the young generation. The thing is we not all of us but those who are doing this जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह मिलिंगरिंग में पढ़ेंगे फैक्टिशियस डिसऑर्डर में पढ़ेंगे और वहां पे हमें पता चलेगा कि पीपल लव टू प्ले दिस थिंग दैट इज अप्रोप्रिएट फियर। इनअप्रोप्रिएट फियर क्या है? इनअप्रोप्रिएट फियर ये है मिसाल के तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर है क्लास के अंदर डेली आता है हमेशा अच्छे जवाब देता है लेकिन उसको एक एंजाइटी है कि यार सर अली क्लास में खड़े हो तो पूछना नहीं बस मुझसे। स्टूडेंट ए हमेशा क्लासेस लेता रहा है स्टूडेंट ए के तमाम इंटरनल एग्जाम्स क्लियर हैं स्टूडेंट ए ने हमेशा क्लास में अच्छे आंसर्स किए हैं एंड देन देयर इज स्टूडेंट बी जो मल्टीपल वार्निंग के बावजूद क्लास के अंदर मैं बिल्कुल बताता हूँ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब एंजाइटी क्या है? इनअप्रोप्रिएट फियर और वरी ऑफ समथिंग कोई तो चीज है जिसकी उसको एंजाइटी है। एंजाइटी के अंदर फिजिकल मैनिफेस्टेशन उतनी सिवियर नहीं होती क्योंकि पैनिक अटैक में क्या होता है? पैनिक अटैक में इंटेंस फियर होता है ये भी एंजाइटी में हो सकते हैं, ठीक है? पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हुआ अब चीजें सिवियर हो गई हैं सोमैटिक विसरल सिम्टम्स आने लगे हैं पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई पेशेंट ने हाइपर वेंटिलेट किया और पैनिक अटैक एक दफा नहीं पैनिक अटैक के लिए रिकरेंट अटैक्स होने चाहिए। इसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट को पैनिक अटैक होगा या एक पेशेंट पैनिक अटैक्स का पेशेंट है उसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट जब नॉर्मली भी स्टे करता है कि कॉन्स्टेंटली तो ये एंजाइटी थी और ये पैनिक अटैक थे दोनों की ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करती है। एंजाइटी मैंने आपको भी सही से चूंकि बताई नहीं है क्योंकि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलग ट्रीटमेंट है और हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की अलग ट्रीटमेंट है। इफ यू टॉक अबाउट पैनिक अटैक तो पैनिक अटैक के लिए जो ट्रीटमेंट है दैट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज सीबीटी SNRI और एक्यूट अटैक की कंडीशंस में मिसाल के तौर पे जब एक्यूटली पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो यू विल गिव बेंजोडाइजापीन। किसी भी इंसिडेंट के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद एंजाइटी स्ट्रेस स्लीप डिस्टर्बेंसेस या उसका फॉर एग्जांपल बिहेवियर भी चेंज हो रहा है ये सारी चीजें होनी तो उसको हम किस खाते में गिनेंगे? उसको हम गिनेंगे एक्यूट, ठीक है? और इसमें बहुत सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके लिए आप और बार बार वो पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में सोच रहा होता है पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है? या फिर पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है? अब आपको समझ आई व्हाट इज दिस जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज बेसिकली एक्सेसिव वरीसम दैट स्टेज ग्रेटर देन 6 मंथ। अच्छा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कुछ नॉर्मल भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल पेशेंट है और उस फीमेल पेशेंट को इरिटेबिलिटी है उस फीमेल पेशेंट को एजिटेशन है, ठीक है? बेबी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाए। एक तो होता है ना नॉर्मल सोचना बच्चे को ठंड ना लग जाए बच्चे को टाइम से नहला दें बच्चे को टाइम से सुला दें बच्चे की फीडिंग प्रॉपर रखें एक्सेट्रा। बट एक होता है एक्सेसिव वरीसम करना कि उसकी वजह से अपनी नींद भी खराब हो जाए खुद हर वक्त एजिटेटेड रहे इरिटेबल रहे तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए अगर आप लाइन लिखना चाहते हैं तो लिखें कि जी बिल्कुल एक है SSRI और एक है SNRI और दोनों क्या करते हैं सेरोटोनिन को। तो सर अगर हम सिर्फ SNRI दें तो व्हाई इज द नीड ऑफ SSRI? अब ये जो रिस्पॉन्स है ना ड्रग्स का ये वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट क्योंकि हर बंदे की जेनेटिक्स डिफरेंट है हर बंदे की फिजियोलॉजी डिफरेंट है तो हर बंदा डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है मेडिसिन को, ठीक है? एक चीज आपने अक्सर देखी होगी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। गौर से सुनना बेटा अगर आपने इसका नाम तोड़ लिया ना तो आप OCD समझ जाओगे व्हाट इज OCD। OCD इज अ पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद समथिंग फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस सिक्योरिटी को लेकर के। अब वो कुंडी लगा के आते फिर भी वो ऑब्सेस्ड होते हैं कि यार पता नहीं कुंडी लगाई कि नहीं लगाई और फिर वो ऑब्सेशन उनको
उनके अंदर कंपल्जन या कंपल्सिव बिहेवियर एटीट्यूड ले आती है और पेशेंट बार बार जा करके उस कुंडी को चेक करता है और वो कॉइन्स इकट्ठे करता है, कॉइन कलेक्टर है, स्टैम्प कलेक्टर है पेशेंट, ठीक है। और ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब। हमें पहली दफा इंट्रोड्यूस किया मैंने अभी डॉक्टर साहब, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा बिकॉज ऑलरेडी क्लास काफी लंबी हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट जो कुछ रहते डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि बिमिलिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ये बाकी सारी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आइडेंटिफाइएबल ट्रॉमा होता है किसी पेशेंट को, और उस ट्रॉमा के बाद लेट से किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। लेट से किसी पेशेंट का अपना प्यारा किसी एक्सीडेंट में मारा गया, खुदा न खास्ता, या लेट से किसी पेशेंट ने आई विटनेस किया किसी बंदे को हिट करते हुए गाड़ी के सामने, या किसी बंदे को जलते हुए देख लिया, ठीक है। इस तरीके का कोई ट्रॉमा हो जाए किसी की जिंदगी के अंदर, ठीक है। या इसके अलावा और क्या हो सकता है, एच इज फॉर हाइपर अरोजल, ए फॉर अवॉइडेंस हो गया, आर इज फॉर रिपीटेटिव री एक्सपीरियंस उसकी जो होगी, नाइटमेयर हो गया, ख्वाबों का बार बार आना, और सारे को डी फॉर डिस्ट्रेस। So this was all about today. Hopefully आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, and we will talk about next diseases tomorrow इंशाल्लाह। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है।